नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान डील के बारे में। क्या दुनिया को इस जंग से मुक्ति मिलने जा रही है और दुनिया के लिए बहुत राहत की खबर है? और क्या हाँफती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब सुधार आएगा? खबर है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसने महाशक्ति अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। 107 दिन की भीषण टकराव के बाद वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक एक ऐसी हलचल मची है जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा भूगोल बदल दिया है। जहां एक तरफ व्हाइट हाउस इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल में घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू के पैरों तले मानो जमीन खिसक चुकी है जब से नेतन्याहू ने सुना है कि अमेरिका और ईरान डील कर रहे हैं और इजराइल के भीतर बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो जंग तबाही के इरादे से शुरू हुई थी, क्या वो अमेरिका के सरेंडर पर खत्म होने जा रही है? आखिर उस 15 पॉइंट के गुप्त दस्तावेज में ऐसा क्या लिखा है जिसने इजराइल को इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है? डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच क्या कहानी हुई है? ईरान किन बातों पर राजी हुआ है? अमेरिका किन बातों पर राजी हुआ है? 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में क्या होगा? डिटेल आपको बताएंगे। अगली खबर बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई जन्मदिन की खबर। पूरी दुनिया को कर्ज, महंगाई, बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपने जन्मदिन पर अरबों डॉलर लुटाकर जश्न मना रहे थे। दुनिया जंग की आग में झुलसती रही, जनता दाने दाने को तरसती रही, महंगाई से आम नागरिक जद्दोजहद करते रहे, सरहद पर सैनिक जान गंवाते रहे। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच जब महाशक्ति अमेरिका का एक एक कोना सुलग रहा था, तब व्हाइट हाउस के भीतर एक ऐसा तमाशा चल रहा था जिसने संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर दी। ईरान के साथ युद्ध और देश में मचे हाहाकार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 80वां जन्मदिन कुछ ऐसे अंदाज में मनाया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। व्हाइट हाउस के लॉन को सजाया गया, अखाड़ा बनाया गया, 2 फाइटर्स को लड़वाया गया और महज चंद घंटे के इस जश्न में रुपए के लिहाज से बात करूं तो कितने फूके गए होंगे? 10 करोड़, 20 करोड़, चलिए 100 करोड़। आपका अनुमान गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन के जश्न में इस इवेंट के लिए 567 करोड़ रुपए फूंक दिए। आखिर जब देश रो रहा था तब ट्रंप धरती का सबसे बड़ा शो बना रहे थे। क्या यह सिर्फ जन्मदिन का जश्न था या गिरती साख को बचाने के लिए ताकत का नया ढोंग? बताएंगे आपको महादंगल की इनसाइड स्टोरी और डोनाल्ड ट्रंप की इस जन्मदिन की कहानी डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे पुतिन और ट्रंप के बारे में, जिनके बीच फोन कॉल पर एक बार फिर से बहुत लंबी बातचीत हुई है। ईरान के सामने तथाकथित सरेंडर के बाद क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छवि को चमकाने के लिए नया पासा फेंका है और पुतिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, सीजफायर कर लें, युद्ध को बंद कर दें, जिससे कि खुद को ग्रेट डील मेकर साबित करें। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सामने भी घुटने टेक दिए हैं क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस सिर पर है और ऐसे में अगर ईरान के साथ सहमति बन जाती है, रूस यूक्रेन जंग रुक जाती है, तो फिर ट्रंप अपने आप को बाजीगर साबित करेंगे और इसलिए पुतिन की याद आ रही है। खबर यह आई कि व्हाइट हाउस से मॉस्को में एक बेहद सीक्रेट फोन मिलाया गया। 55 मिनट तक दोनों महाशक्तियों के बीच बातचीट हुई और इस बातचीत ने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बातचीत में पुतिन अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हुए, जबकि मिड टर्म इलेक्शंस के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में थे। आखिर इस फोन कॉल के बीच आखिर क्या खेल चला जिसके लिए अमेरिकी दूतों को अब मॉस्को भेजने की तैयारी की जा रही है? क्या रूस और यूक्रेन का जंगी मोर्चा भी खत्म होने वाला है? बताएंगे आपको डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति डील हो गई है। 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन किया जाएगा और इसी के साथ पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी
और अब जब यह खबर आई है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक रौनक देखने को मिली है। तो क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था जो हाँफ रही थी उसके लिए अब राहत आने वाली है? खबर यह अमेरिका ईरान में डील हो चुकी है। दोनों देश जंग खत्म करने के पेज पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या इजराइल अब जंग नहीं लड़ेगा और शांति की राह अख्तियार करेगा? हालांकि सारे सीक्वेंस एक साथ फिट तो नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन चलिए विस्तार से समझते हैं कि मामला क्या है, कैसे यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अमेरिका ईरान जंग के दरमियान। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है। आलोचकों का दावा है कि 160 दिन की जंग के बाद अमेरिका को अपनी कई शुरुआती शर्तों से पीछे हटना पड़ा है। हुर्मुज खोलने, ईरान पर तेल प्रतिबंध में राहत और फ्रीज फंड्स को लेकर चर्चा तेज है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इसे अपनी कूटनीतिक कामयाबी बता रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये बताते हैं कि यह अमेरिका का संपूर्ण सरेंडर है। ये बात हम भी नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी सांसद भी यही बात कह रहे हैं। अमेरिकी सांसद सेथ मॉल्टन का कहना है कि जब ईरानी शर्तों पर ही डील करनी थी तो जंग की शुरुआत करी क्यों गई? यानी जंग करके भी हार गए ट्रंप और अब डील करने के बाद भी फंसे हुए हैं। डील पर साइन हुआ नहीं है, लेकिन साइन 19 जून को स्विट्जरलैंड की जिनेवा में होने वाला है। संभवतः डील होने वाली है, क्योंकि अभी तक दस्तखत नहीं हुए, इसलिए हम संभवतः कह रहे हैं। जंग के बीच में ट्रंप ने 38 पीस डील की मिन्नत की है और 39वीं बार वो सक्सेस होने जा रहे हैं। ट्रंप इतने खोखले साबित होंगे, ये अमेरिका में भी किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिकी सांसदों का भी यही कहना है कि पाकिस्तान और कतर ने जो मेमोरेंडम ऑफ पीस तैयार किया, यह इतिहास के कालखंड में अमेरिका की सबसे बुरी हार के तौर पर याद किया जाएगा। कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की समझ न रखने वाला अदना सा शख्स भी ट्रंप के इस डील पर हंसेगा और कहेगा, क्या इंसान है। अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। अब जरा आप सोचिए कि युद्ध 28 फरवरी को शुरू किसने किया था? इजराइल, अमेरिका ने। रही बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, तो ईरान तो जंग के दौरान भी कहता रहा कि जो देश इसमें शामिल नहीं है उनके लिए 23 किलोमीटर ये चौड़ा गलियारा खुला हुआ है। ब्लॉक तो डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अप्रैल को किया और वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद था तो उन्होंने भी ब्लॉकेट लगा दिया, क्योंकि ईरान उनकी शर्तों पर सीजफायर के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कहते हैं पाकिस्तान और कतर ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के साथ खेल खेल लिया और इधर इजराइल में घनघोर बेचैनी है। बेंजामिन नेतन्याहू खामोश है, लेकिन कह रहे हैं हम जंग लेबनान के खिलाफ रोकेंगे नहीं और ना ही सेना वापस बुलाएंगे। नेतन्याहू ने जंग में अमेरिका को उतार तो दिया, लेकिन खुद भी सरेंडर करेंगे और इजराइल से भी सरेंडर करवाएंगे, ऐसा सोचा नहीं होगा। उधर अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ये कह रहे हैं कि डील नहीं सरेंडर है और ट्रंप ने अमेरिका की साख को मटिया मेट कर दिया है। क्या सहमति बनी है, चलिए जान लेते हैं। डील के एमओयू में क्या है? ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। अमेरिका इजराइल फिर कोई नया युद्ध नहीं शुरू करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी। होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी। 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंध हटाने पर बातचीत करेगा। अमेरिका 30 दिन के भीतर ईरान के आसपास से सैन्य मौजूदगी कम करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपनी कमिटमेंट को दोहराएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। 60 दिन की बातचीत में परमाणु प्रतिबंध, मुआवजे समेत कई मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चलेगी। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई है उसमें अभी कई मामले जो हैं वो पेचीदा हैं। अब ईरान का फंड जो विदेशों में अटका हुआ है वो भी किसी उलझन से कम नहीं है। कितना फंड फंसा हुआ है, कब कब फंसा, ये भी देख लीजिए। शुरुआत करते हैं 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकी सरकार ने अरबों डॉलर की ईरान की संपत्तियों को अमेरिका में फ्रीज कर दिया। 1980 में बंधक संकट के दौरान कुछ रकम पर समझौते तो हुए, लेकिन फिर 1995 में अमेरिका ने ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र पर कड़े सैंक्शन लगा दिए। 2012 में
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए। विदेशी बैंकों में ईरान की तेल कमाई फंसी हुई है। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, यह बराक ओबामा की सरकार में हुआ था। JCPOA के बाद कुछ फंड जारी हुए, कुछ प्रतिबंधों में ढील मिली, लेकिन जैसे ही 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने JCPOA को फाड़ कर फेंक दिया। ट्रंप ने परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। फिर से अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए और 2026 में अमेरिका ईरान समझौते में फ्रीज संपत्तियों पर बातचीत होगी। और कितना है ये? 24 अरब डॉलर का ये फ्रीज फंड है, जिसमें अब ईरान और अमेरिका बातचीत करेंगे कि इसे 24 अरब डॉलर के फंड को अमेरिका रिलीज करे। तो सोचिए कि अमेरिका चला था ईरान को कमजोर करने, लेकिन वो कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस। अमेरिका ने ईरान को उल्टा और पावरफुल कर दिया, और वो भी इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन को। यह है डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति। नेतन्याहू और ट्रंप ने 28 फरवरी 2026 को जंग शुरू करने के मकसद बताए। ट्रंप की दलील थी कि ईरान बस कुछ महीनों में परमाणु बम बना लेगा, अमेरिका इजराइल को निशाना बनाएगा। तो 100 दिनों से ज्यादा चले जंग में क्या यह खतरा टल गया है? इस पर मेमोरेंडम ऑफ पीस भी चुप है। ट्रंप चुप है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। IRGC की नेवी को समंदर के सतह में बिठाने, मिसाइल लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिलाने, ईरानी एयरफोर्स को तबाह करने का दावा, सब कुछ हवा हवाई। हाल ही में सीजफायर के दौरान जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने यूएस के 5वें बेड़े को निशाना बनाया, यानी कि 5th फ्लीट को। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रूज मिसाइल दागे, और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हर बार प्रतिकार से ईरान ने जवाब दिया। जंग का एक बड़ा मकसद था, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। सीनियर खामनेई को मार दिया तो एक जूनियर, लेकिन पहले के खामनेई से ज्यादा खतरनाक खामनेई आ गए। ईरान के शासन को चेंज करने की कोशिश की तो ईरान ने पूरे देश में मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू कर दिया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अली खामनेई के खिलाफ युवा तेहरान सड़कों पर हैं, उन्हें उकसाया जाए और रिजा पहलवी को सत्ता में बिठाकर रिजीम चेंज करा लेंगे। लेकिन जब देश पर हमला करोगे तो जनता एक हो जाएगी, ये वो समझ नहीं पाए। अली खामनेई तो मार दिए गए, लेकिन ईरानी शासन तंत्र कायम हुआ और वहां पर एक और खामनेई आ गए। अमेरिका और ईरान समझौता से क्या हासिल हुआ? ब्रेंट क्रूड $80 पर बैरल पर आ गया। यह सब भी तो ईरान की जीत मानी जाएगी। याद कीजिए, गालिबाफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जंग शुरू ही चेतावनी दी थी कि कच्चा तेल $200 को पार कर जाएगा और पूरी दुनिया अमेरिका के पागलपन का अंजाम रुक देगी। और यही हुआ। हिंदुस्तान समेत मैं और आप, हर कोई ट्रंप के इस पागलपन का शिकार हुआ। दुनिया का कोना कोना परेशान हुआ। इस चक्कर में दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। कई लोगों के पैसे डूब गए। होर्मुज तब भी बंद रहा और वो अब भी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा। फिर भी डील हो रही है। यानी जंग में ईरान कफन बांध के लड़ रहा था, लड़ाई अस्तित्व की थी। 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, एयरबेस तबाह हो गए, 4000 बिल्डिंगें ढहा दी गई। जीडीपी 10% से ज्यादा नीचे आने का अनुमान है। महंगाई 100% तक बढ़ चुकी है। कहते हैं आटा, चावल, दाल लोग EMI पर खरीद रहे हैं। अमेरिका ने $100 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। कई फाइटर जेट्स तबाह हुए, ड्रोन तबाह हुए। F-35 फाइटर जेट जैसे अत्याधुनिक मारक जेट को मार गिराया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हो गए। कुल मिलाकर अमेरिका अपने 53 विमान खोकर डील के पेज पर आकर खड़ा है। $270 अरब से ज्यादा का नुकसान। महंगाई चरम पर है अमेरिका में। कम सैलरी वालों का ट्रंप से मुंह भंग हो चुका है। अमेरिका ने खुद झटका खाया और पूरी दुनिया का भी अच्छा खासा नुकसान करवा दिया। अब आ जाइए मिडिल ईस्ट में। एक ऐसा एयरबेस नहीं है जिसको ईरान ने ठोका नहीं। यूएस से बदला लेने के एवज में ईरान ने मिडिल ईस्ट के एयरबेसेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। खाड़ी देशों को $200 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। दुनिया की कई बड़ी ऑयल रिफाइनरियों को ऐसा नुकसान हुआ कि उसे वापस पुराने वाले लेवल पर लाने में ही 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इसमें सऊदी अरब का अल फुजैरा पोर्ट भी शामिल है।
उधर जिस मुद्दे पर लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो मेमोरेंडम ऑफ पीस से गायब है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही गाल बजा रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा, यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं देंगे। तो इसमें नया क्या है? ईरान तो डे वन से कह रहा था कि हमारा परमाणु कार्यक्रम एटम बम के लिए है ही नहीं, हम तो ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं। 2015 में बराक ओबामा के साथ JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसी बात पर सहमति को लेकर बनी थी। ईरान तो अब भी कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, और नहीं है तो समझौते में इसका जिक्र क्यों नहीं है? ईरान ने साफ किया है कि यूरेनियम के मसले पर अलग से बात करेंगे। इससे ट्रंप के खासम खास भी घबराए हुए हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिकी टीम को लगता है कि ठीक से वो डील नहीं कर पाई है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी अब ट्रंप से सफाई मांग रहे हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि समझौते के तहत $300 अरब उसे दिए जाएंगे। इसके अलावा ईरान के $24 अरब जो विदेशी खातों में फ्रीज किए गए हैं, उसमें आधी रकम फौरन लौटाई जाएगी। इस पर भी अमेरिका चुप है। अब शक्ल दिखाएं तो कैसे? ट्रंप ने तो कहा था कि फूटी कौड़ी नहीं देंगे, अब तो यहां पर अरबों डॉलर से नवाजना पड़ रहा है। अब करें तो करें क्या? चलिए जान लेते हैं ईरानी फंड को लेकर इस वक्त क्या हो रहा है। विदेशों में जैसे कि मैंने आपको बताया $24 अरब फंसे हुए हैं। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और दूसरे देशों के बैंकों में इन संपत्तियों को फ्रीज किया गया है अमेरिका के आदेश पर। अब पहले कहा गया है कि फ्रीज फंड जारी करो, नेवल ब्लॉकेड हटाओ, फिर 60 दिन के लंबे दौर की बातचीत की शुरुआत होगी। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि भाई पहले ईरान अपनी शर्त पूरी करे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पैसे जारी करेंगे। इस बीच ये भी आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग में किस देश को कितना नुकसान हुआ है। ईरान में जैसा कि मैंने आपको बताया 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप देखें उसके बाद लेबनान में 3756 लोगों की जान गई, हिजबुल्लाह लड़ाकों और नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। इजराइल में 61 लोगों की जान गई, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। अमेरिका में 16 सैनिकों की मौत हुई और 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हैं। तो फिर हासिल क्या हुआ? इराक में कम से कम 119 लोगों की मौत हुई, यूएई में 13 लोगों की जान गई, कुवैत में 11 लोगों की मौत हुई, सऊदी अरब में 18 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई, वेस्ट बैंक में 14 लोगों की मौत हुई। जब यही मौत का नंगा नाच खेलना था, निर्दोषों की जान लेनी थी, तो लड़ाई क्यों शुरू की गई? और बाद में फिर बातचीत के टेबल पर आए, जिसमें ईरान यह कह रहा है कि हम अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाएंगे। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो है इजराइल। अब इजराइल के साथ स्थिति यह है कि काटो तो खून नहीं। डील के बीच में नेतन्याहू के होश उड़े हुए हैं। इजराइल में घनघोर बेचैनी है। बेंजामिन नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अब जंग में अमेरिका को उतार तो दिया, लेकिन खुद भी सरेंडर करेंगे और इजराइल से भी करवाएंगे। नेतन्याहू ने ऐसा सोचा नहीं था। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने अमेरिका ईरान पीस डील पर नाराजगी जता दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह समझौता सीज फायर और इजराइल पर लागू नहीं होगा। इजराइल इन शर्तों का हिस्सा नहीं बनेगा। बेन गवीर ने कहा कि इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक आजाद और संप्रभु देश है। इस समझौते का पक्षकार नहीं है हम, और यह देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। गवीर के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में जिन इलाकों पर कब्जा किया है, वहां से वो पीछे नहीं हटेंगे। उधर इजराइल के डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ याइर गोलान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आलोचना करते हुए इसे इजराइल के लिए खतरा बता दिया है। गोलान ने कहा कि इजरायली वायुसेना और सैनिकों ने जो सैन्य सफलताएं हासिल की थी, वो इस समझौते के बाद बेकार हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरी प्रक्रिया में कमजोर, अलग थलग और बेबस प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि यह कई वर्षों की नाकामियों का नतीजा है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जीत का वायदा किया था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। ईरान और इजराइल की स्थिति कमजोर हो चुकी है। कहते हैं डील की बात पर अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे, और अमेरिका और इजराइल के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे। क्या तो ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में खटास आ चुकी है?
ऐसा मान लिया जाए। ईरान के खिलाफ जंग और फिर शांति पर विवाद जारी है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में कड़वाहट की खबर है। ऐसे वक्त में ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल भी कह दिया था। ट्रंप लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर नाराज थे। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके बुरी तरह हड़का दिया था। ट्रंप ने यहां तक कहा, मदद नहीं करता तो तुम जेल में होते। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को अमेरिकी प्रशासन के लिए आभारी होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इस्राएल को इस समझौते से फायदा होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इस्राएल 2 घंटे का भी मेहमान नहीं होता। उधर नेतन्याहू की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनकी पूरी रणनीति ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रही है। लेकिन अब जब समझौते की बात हो रही है तो इस्राएल के सामने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। दूसरी तरफ नेतन्याहू अगर अमेरिका ईरान समझौते का विरोध करते हैं तो उनका टकराव सीधे ट्रंप प्रशासन से होगा, जो इस्राएल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। यानी एक तरफ समझौता स्वीकार करने पर घरेलू राजनीति में आलोचना झेलनी पड़ेगी, दूसरी तरफ विरोध करने पर वॉशिंगटन नाराज हो सकता है। यही वजह है कि रक्षा जानकार मौजूदा स्थिति को नेतन्याहू के लिए खतरनाक स्थिति मान रहे हैं। हालांकि ट्रंप इस समझौते को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मान रहे हैं, लेकिन इस्राएल में विरोध लगातार तेज हो रहा है। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने इस्राएल को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है और नेतन्याहू पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रेशर बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिस समझौते को ट्रंप अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, वही इस्राएल की राजनीति में नई उथल पुथल का कारण बन चुका है। जंग के बीच में किस तरह से इस्राएल शांति का दुश्मन बना है, और सवाल यह भी कि अगर इस्राएल इस शांति के विरोध में है, इस डील के विरोध में है, तो क्या अमेरिका इस डील पर जा पाएगा? और अगर अमेरिका डील पर चला गया तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी सेफ रह पाएगी? क्योंकि इतिहास यह बताता है कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्राएल के साथ रिश्ते खराब किए, उनके पॉलिटिकल करियर का खात्मा हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल, जहां इस्राएल, क्या वहां शांति मुमकिन है? डील से नेतन्याहू को झटका क्यों? ईरान और अमेरिका शांति वार्ता शुरू हुई 12 अप्रैल में। ईरान और अमेरिका शांति वार्ता हुई। 14 अप्रैल को अमेरिकी नाकेबंदी और लेबनान में हमला शुरू हुआ। 15 अप्रैल को दोनों देशों की शांति वार्ता रुक गई, तनाव बढ़ गया। 13 मई को ईरान अमेरिका डील के लिए सहमत हुए। 14 मई को इस्राएल ने फिर लेबनान पर बमबारी कर दी। फिर 15 मई अमेरिका ईरान डील की बात रद्द हो गई। 13 जून को ईरान अमेरिका डील के लिए सहमत हुए। 14 जून को अमेरिका ईरान में डील पर सहमति बनी। उधर फिर इस्राएल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 15 जून में फिर से बातचीत हो रही है। 19 जून को डील साइन होना है, 4 दिन का वक्त है। तो क्या फिर डील रद्द हो जाएगी? क्या लेबनान पर फिर से हमला बढ़ जाएगा, या फिर लेबनान के अलावा किसी और मुल्क पर भी इस्राएल हमला कर देगा? इस्राएल चाहता है कि यह सीन बना रहे। कुल मिलाकर कहें तो 3 बार इस्राएल ने इस डील को डीरेल करने की कोशिश की है, और तीसरी बार तो हद हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट नेतन्याहू को फोन कर हड़काया और कहा कि पागलपन मत करो। अब सवाल यह है कि इस्राएल जिस तरह से कह रहा है कि वो एक संप्रभु देश है और वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो अपने देश की संप्रभुता और अपने देश की सुरक्षा को प्रायोरिटी देगा, तो फिर 4 दिन तक इस्राएल खामोश कैसे रहेगा? और अगर इस्राएल खामोश नहीं रहेगा तो क्या ईरान शांति की डील पर साइन करेगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बताएंगे आपको इस्राएल किस रास्ते पर जाना चाह रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी। दुनिया में कोई मरे कोई बचे, कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं लोग महंगाई से परेशान हो जाएं, कहीं लोग भूख से मारे जाएं, इससे अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अमेरिका में भी अमेरिकन महंगाई से जद्दोजहद करें, उनका बजट चरमरा जाए, गैसोलीन के लिए सड़क पर उतर आए, लेकिन इन आम अमेरिकन से ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे लोग मारे मारे फिर रहे हो, जनता त्रस्त हो, अमेरिका ईरान में जंग हो, अमेरिका का बंटाधार हो, राष्ट्रपति ट्रंप को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो भी कैसे? 5-10 करोड़ रुपए फूंक कर? नहीं, 567 करोड़ रुपए का खर्च और एक आलीशान
जन्म दिवस। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जल्दी से तस्वीर आप देखिए। जो देश जंग में फंसा हो, जिस देश की आर्मी जंग लड़ रही हो अपने देश के लिए, क्या उस देश का प्रधान या उस देश का चीफ अपना बर्थडे कुछ इस तरीके से मना सकता है? ये सवाल आपसे है। ये देख लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कुश्ती का आयोजन करवा रहे हैं व्हाइट हाउस के लॉन में, और ये देश ईरान से जंग लड़ रहा है। जिस देश के सैनिक बॉर्डर पर अपनी देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लुआ ले रहे हैं, जंग में देश के 16 सैनिक मारे गए और 400 के आसपास सैनिक अस्पताल में जूझ रहे हैं। क्या उस देश का राष्ट्रपति जश्न मना सकता है? पहली फुर्सत में तो यह मानना ही नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में फाइटिंग चैंपियनशिप के आयोजन के साथ अपना 80वां जन्मदिन मना रहे थे। फाइटिंग चैंपियनशिप ने इस आयोजन पर करीब $6 करोड़ यानी 567 करोड़ रुपए खर्च किए। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जश्न मना रहे हो। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जब ईरान और अमेरिका में जंग जारी है। यानी जब जंग में अमेरिकी सैनिक अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप 567 करोड़ रुपए खर्च करके फाइटिंग चैंपियनशिप देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दरअसल वो तालियां इसलिए नहीं बजा रहे थे कि जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, बल्कि वो इसलिए खुश हो रहे थे कि उनका जन्मदिन है। वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में ट्रंप ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अपना जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन उसी वक्त कहीं किसी अस्पताल में एक अमेरिकी सैनिक की मां बेटे के घाव देख रही थी, कहीं कोई बूढ़ा दिल का मरीज दवाई का दाम देखकर डर रहा था, कहीं कोई परिवार पेट्रोल की कीमत देखकर ट्रिप कैंसिल कर रहा था। लेकिन ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है? वो एक तानाशाह की तरह एक्ट करते हैं। उन्हें अपनी खुशी में ही सबकी खुशी नजर आती है। जन्मदिन की पार्टी में क्या कुछ हुआ, यह भी जान लीजिए। व्हाइट हाउस में फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया। 567 करोड़ रुपए खर्च किए गए। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मदिन मनाया। यूएफसी मुकाबले के साथ 80 जन्मदिन मनाया, 80वां, और $6 करोड़ यानी 567 करोड़ रुपए खर्च किए। ये अब तक का सबसे महंगा आयोजन व्हाइट हाउस में माना जा रहा है। कुल 7 मुकाबले इस चैंपियनशिप में खेले गए। अमेरिका के अधिकारियों और ट्रंप ने आयोजन की भी तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे धरती का सबसे बड़ा शो बता दिया। एक इंसान कितना संवेदनहीन हो सकता है। फ्रीडम 250 नाम दिया गया इसे, क्योंकि अमेरिका के आजाद होने के 250 साल भी हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में इस मुकाबले में 20 से 25 हजार दर्शक आए। 7 केंद्रीय एजेंसियां तैनात थी। करीब 900 ठेकेदार मौजूद थे। मना तो डोनाल्ड ट्रंप अपना जन्मदिन रहे थे, लेकिन इसका कनेक्शन उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता के 250वें साल से जोड़ दिया। लेकिन हकीकत यह थी कि तारीख ट्रंप के जन्मदिन की थी, मंच ट्रंप के घर का था और भीड़ ट्रंप के प्रशंसकों की थी, जहां पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया। आप अनुमान लगाइए कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति के बर्थडे पर अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसके बाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। उसके बाद क्या होगा वो आप अंदाजा लगा लीजिए। खैर, तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो अमेरिकन्स के दिल पर
घाव की तरह है, पूरी दुनिया के कलेजे पर एक बदनुमा बोझ की तरह है। ईरान में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ट्रंप जश्न मना रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद 40 दिन में 16 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। 381 अमेरिकी सैनिक घायल भी हैं। मई के अंत तक मृतक और घायलों की कुल संख्या 423 को पार की गई है। ऊपर से तुर्रा यह कि पेंटागन ने कभी घायलों की सूची के बारे में बताया ही नहीं। यानी जिस युद्ध में सैनिक मर रहे हो, जिस युद्ध में घायलों की गिनती तक छुपाई जा रही हो, उसी देश में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने जन्मदिन पर 567 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अमेरिका की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आगामी 4 जुलाई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आजादी के 250वें साल के दौर में प्रवेश कर रहा है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी आजादी की घोषणा की गई थी। इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को फ्रीडम 250 के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। यानी अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन यह आयोजन ट्रंप के बर्थडे पर किया जा रहा है। कमाल। अमेरिका जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। आजादी के जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप प्रशासन प्रमुख आकर्षक के तौर पर इसे पेश कर रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर 4 जुलाई 1776 को हस्ताक्षर हुआ था। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने टास्क फोर्स 250 बनाई है। संघीय सरकार, राज्य, निजी संस्थाओं के साथ मिलकर आयोजन कराएंगे। यानी एक और व्हाइट हाउस में जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर अमेरिका में महंगाई की मार भी पड़ रही थी। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ऊर्जा की कीमतें आसमान में हैं। अप्रैल 2026 में सीपीआई में 0.6% की बढ़ोतरी आई है, जिसके लिए अमेरिका में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मार्च में 0.9% आई थी। यह करीब 3 साल की सबसे बड़ी सालाना वृद्धि है। 12 मई 2026 को 1 गैलन पेट्रोल की कीमत $4.5 थी। अमेरिका में आम दवाइयों की कीमत की तुलना में विकसित देशों की तुलना से करीब 2.25 गुना ज्यादा है। ब्रांड नेम की दवाइयां लगभग 3.25 गुना तक ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। इस बीच दवा कंपनी ने 2026 में 350 से ज्यादा ब्रांडेड दवाइयों के दाम बढ़ा दिए हैं। नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा 2026 में 6 से 7% महंगी हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो पढ़ाई से लेकर दवाई सब जेब से बाहर है और अमेरिकी राष्ट्रपति 567 करोड़ रुपए का जश्न कर रहे हैं। ट्रंप का जश्न क्या ताकत का प्रदर्शन है? ट्रंप दफ्तर में 80 साल की उम्र पाने वाले केवल दूसरे राष्ट्रपति हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठते रहे। एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए जो हमेशा ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक फाइटिंग चैंपियनशिप को चुना, क्योंकि ये फाइटिंग चैंपियनशिप ताकत और जज्बे का प्रतीक माना जाता है। 14 जून को ट्रंप 2 काम एक साथ कर रहे थे। एक तरफ ईरान के साथ शांति समझौते की कोशिश, दूसरी तरफ फाइटिंग चैंपियनशिप का लुत्फ। यह तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस युद्ध में अमेरिकी सैनिक मरे, जिस युद्ध में ईरान के मासूम लोग मरे, जिस युद्ध में लेबनान के कई मासूम लोग मरे, जिस युद्ध ने पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ा दी, जिस युद्ध ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया, जिस युद्ध ने खाड़ी देशों को घुटनों पर आने के मजबूर कर दिया, जिस युद्ध ने हजारों लोगों की जान ले ली, उसी युद्ध के दरमियान जश्न। राजनीतिक विश्लेषक इसे नैतिकता का पतन कह रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं राष्ट्रपति को भी जिंदगी जीने का हक है। वाह, तो क्या पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या ईरान को जिंदगी जीने का हक नहीं है? कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह फर्क नहीं पड़ता कि देश जल रहा है या उनके सैनिक मर रहे हैं या पूरी दुनिया में उनकी वजह से कोई मर रहा है। उन्हें हर बार अपना एजेंडा दिखता है। हालांकि और बात है कि ट्रंप आनन फानन में आकर ईरान के सामने सरेंडर कर जाएं और अमेरिका में फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन करवाएं कि हम लड़ने वालों में से हैं। दुनिया आज बहुत आगे निकल चुकी है और इस फर्क को समझती है और अमेरिका के राष्ट्रपति के इस दोहरे चेहरे को भी बखूबी समझती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर तो कर गया। सरेंडर करने के बाद डील मेकर और शांति वाली छवि चमकाने के लिए ट्रंप ने एक और चाल चली। फाइटिंग चैंपियनशिप करवाया और दिखाया कि ट्रंप फाइटर है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में एक और काम किया जो बहुत चर्चा में है। ट्रंप ने अपने जन्मदिन के दिन रूसी राष्ट्रपति को फोन मिलाया। क्या इस बात की खबर आपको लगी?
और पुतिन से 55 मिनट तक बातचीत की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुतिन को फोन मिला रहे हैं और घंटों बात कर रहे हैं? खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल पुतिन को फोन किया और दोनों के बीच करीब 55 मिनट तक की बातचीत हुई। वैसे आजकल ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पुतिन को फोन मिलाना हो, ईरान से एमओयू हो, चीन की यात्रा हो, सबका मकसद एक ही है, किसी तरह से ईरान वॉर से खुद को पुल आउट करो। ईरान अमेरिका डील फाइनल हो चुकी है। डील पर डिजिटली सिग्नेचर भी हो चुका है। मिडिल ईस्ट ने रात की सांस ली है, लेकिन इतिहास और ट्रंप का मिजाज ये बताता है कि डील भी शंकाओं से भरी हुई है। और इस बीच एक ऐसी ताकत के हुंकार जो इस डील को मानने को तैयार नहीं है, उस ताकत का नाम है इजराइल। इससे पहले 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ डील साइन की थी, लेकिन मात्र 2-2.5 साल में समझौता सियासत के भेंट चढ़ गया। दो राष्ट्रपति, दो पूरी तरह विपरीत रणनीति, लक्ष्य सिर्फ एक, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को चूर चूर करना। बराक ओबामा ने कूटनीति और समझौते का रास्ता चुना, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बांह मरोड़ी और मैक्सिमम प्रेशर का रास्ता अपनाया, जंग का रास्ता चुना। तो सवाल यह, ट्रंप और ओबामा में से डील किसकी ज्यादा शानदार थी और ईरान पर कौन ज्यादा भारी पड़ा था? बराक ओबामा ने बगैर जंग लड़े वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग लड़के भी वो हासिल नहीं कर पाए जो अमेरिका और इजराइल उम्मीद करके बैठे हुए थे। चलिए विस्तार से जानते हैं इस खबर को। जिस ओबामा को ट्रंप पानी पी पी कर कोसा करते थे, उसी की राह पर चल पड़े डोनाल्ड ट्रंप। जिस डील को आपदा कहा, उसी की नकल उतारी। और हां, यह बात और है कि बस पैकेजिंग बदल दी है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में ऐतिहासिक दस्तखत होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर साइन। इससे ट्रंप तो खुश हैं, दुनिया चौंकी हुई है। ट्रंप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो जीत चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंके हैं वो लोग जो याद करते हैं कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ओबामा की ईरान डील इतिहास की सबसे बुरी, सबसे बेकार और सबसे खतरनाक डील है, और इसे फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और फिर आया 2026। 3 महीने से ज्यादा तक मिडिल ईस्ट में मार खाने के बाद अमेरिका फिर से उसी डील पर साइन करने को मजबूर है। इसे कहते हैं सरेंडर। ट्रंप की डील के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए ओबामा की JCPOA क्या थी। JCPOA समझौता। तो 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की कि परमाणु कार्यक्रम लिमिटेड रखेगा ईरान। यह कोई अमेरिका ईरान की दो तरफा बात नहीं थी। अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूके भी थे इसमें। JCPOA में दुनिया की 6 बड़ी ताकतें शामिल थी। सभी देशों ने ईरान के खिलाफ सैंक्शन हटाया। इसके बदले में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लिमिट किया, सीमाएं लगाई। JCPOA ने ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दी, लेकिन 15 साल के लिए सिर्फ 3.67% ही यूरेनियम एनरिच कर सकता था ईरान, यानी एक कैप लगा दिया। और यूरेनियम भंडार भी 300 किलोग्राम तक ही रख सकता था। और इस पूरे स्थिति का आकलन कर रहा था IAEA, जो कि समय समय पर इस स्थिति की जांच कर रहा था और इसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया के साथ, दुनिया के ताकतवर देशों के साथ शेयर कर रहा था। अब जब ट्रंप इस रिजीम में आए 2017 के बाद, तो ट्रंप का यह मानना था कि ओबामा ने एक कमजोर डील की और ईरान को बम बनाने के लिए एक आसान रास्ता दिया। ट्रंप ने ईरान की बैंकिंग, शिपिंग, विदेशी कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाकर ईरान की इकोनॉमी को पंगु बनाने की कोशिश की। ट्रंप का दावा था कि उनकी नीति ने ईरानी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। और यह बात सच भी थी कि ईरान की मुद्रा रियाल कमजोर हुई, महंगाई बढ़ी और ईरान के तेल राजस्व में भारी गिरावट आई। प्रतिबंधों से ईरान छटपटाने लगा, लेकिन इसके बावजूद तेहरान नई और व्यापक परमाणु डील के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके विपरीत अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान ने धीरे धीरे JCPOA की कई सीमाओं का उल्लंघन शुरू कर दिया और यूरेनियम संवर्धन को बढ़ा दिया। और जो स्टॉक पर लिमिट 300 किलो का था, उसको उसने 440 किलो तक कर दिया।
यहां तक कि आईएईए के निरीक्षण को भी ईरान ने सीमित कर दिया। एक बार ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने का ब्रेकआउट टाइम 1 वर्ष से घटकर हफ्ते के स्तर पर आ गया और यहीं दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। ओबामा ने ईरान को ऐसी डील पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया जिसने उसके परमाणु कार्यक्रम पर वास्तविक और सत्यापित प्रतिबंध लगाए। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर कहीं ज्यादा दर्दनाक दबाव डाला, लेकिन उसे नई डील पर हस्ताक्षर कराने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद आइए 2025 और 2026 में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। इस हमले से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया सहम गई। ईरान को इस हमले में तगड़ी चोट सहनी पड़ी, लेकिन चोट सहके भी ईरान युद्ध के मैदान में डटा रहा। हमले के पहले दिन यानी कि 28 फरवरी को ही अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी को अमेरिका इजराइल ने मार गिराया। इसके बाद इजराइल और अमेरिका ये एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि तेहरान के रजीम को वो कंट्रोल करेंगे और जो अमेरिका कहेगा, जो इजराइल कहेगा, वही ईरान करेगा। और उसके बाद ईरान में अमेरिका इजरायली समर्थित सरकार लाएंगे, जैसी सरकार 1979 के पहले वहां चल रही थी, 1953 से 1979 तक। लेकिन इस मंसूबे में भी ट्रंप कामयाब नहीं हो पाए। यानी ट्रंप जब से सत्ता में आए ईरान के खिलाफ हर दिन हार की रणनीति बनाते रहे। हर मोर्चे पर अमेरिका हारा, हर रणनीति में हारा, हर कूटनीतिक चाल फेल हुई और हर साजिश धराशायी हुई। 2018 में ट्रंप व्हाइट हाउस में आए और जेसीपीओए से अमेरिका को एक तरफा बाहर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया और ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए। नतीजा यह हुआ कि ईरान भी डील से बाहर हो गया और यूरेनियम एनरिचमेंट को उसने तेज कर दिया। ट्रंप का वादा था कि मैं ओबामा से बेहतर डील लेकर आऊंगा, एक ऐसी डील जो ईरान को पूरी तरीके से निशस्त्र कर देगा। ट्रंप फरवरी 2025 में दोबारा ऑफिस में आए और फिर मैक्सिमम प्रेशर शुरू किया। मार्च 2025 में खुद उनकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस को बताया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ट्रंप फिर भी आगे बढ़े। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। उसके बाद फिर से फरवरी 2026 में हमला हुआ, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया। दुनिया के तेल सप्लाई पर संकट आया और फिर जून 2026 में फिर से बातचीत शुरू हुई और ट्रंप ने डील का ऐलान किया और इस डील की बात को पूरी दुनिया में डंके की तरह पीटने लगे और कहने लगे कि हमने जंग रोक दी, अमेरिका जीत गया और ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हमने ईरान से एक बहुत परफेक्ट डील की है। इस डील के बाद होर्मुज खुलेगा, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएंगे, ईरान पर तेल और जो वित्तीय सैंक्शंस लगे वो हटेंगे। अमेरिका और साथी देश ईरान के पुनर्निर्माण की योजना पेश करेंगे और ईरान के लगभग 24 अरब डॉलर के फ्रीज हुए फंड को रिलीज करेंगे। लेकिन यह प्राइम टारगेट कभी अमेरिका का था ही नहीं। डील में जिन बातों को शामिल किया गया, ये शर्तें ईरान की थी। अमेरिका इजराइल का लक्ष्य क्या था? अमेरिका इजराइल का नंबर 1 लक्ष्य था ईरान के रिजीम को हमेशा हमेशा के लिए बदल देना और इस्लामिक रिजीम को सत्ता से उखाड़ फेंकना, खामनेई को सत्ता से बेदखल करना और ईरान को कंट्रोल करना। लेकिन जैसे जैसे जंग में अमेरिका इजराइल मार खाते रहे, बैकफुट पर जाते रहे, वैसे वैसे डील की शर्तें भी बदलती रही। फाइनली डील की शर्त आकर टिकी कि भाई आप होर्मुज खोल देंगे, जबकि होर्मुज 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था पूरी दुनिया के लिए। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हार है। फिलहाल अमेरिका ईरान युद्ध विराम 60 दिन के लिए बढ़ाया गया। परमाणु कार्यक्रम का भविष्य तय नहीं है। 60 दिन की बातचीत के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। उधर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान को कम स्तर पर यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति दी जाएगी, जबकि पहले वो ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे, जैसा कि इजराइल चाह रहा था। यानी इस डील की हर शर्त अमेरिका की हार है। डील का एक एक मुद्दा अमेरिका का सरेंडर है।
ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बेहतर डील हो सकती है। यह डील 3 फेज में पूरी की जाएगी। इस डील के मसौदे में क्या क्या पॉइंट शामिल हैं, यह भी देख लेते हैं। पहला चरण, पहला फेज क्या है? दस्तखत होते ही तुरंत लागू होगा पहला चरण। दोनों पक्षों के बीच तुरंत और स्थायी युद्ध विराम होगा। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग रुकेगी। ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड खत्म करेगा अमेरिका। होर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका। अब आइए दूसरे फेज पर। समझौता होने के 30 दिन की अवधि में यह लागू होगा। ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा यूएस। ईरान की संप्रभुता का सम्मान करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाएगा अमेरिका। ईरान के खिलाफ कोई नई सैंक्शंस नहीं लगाएगा। ईरान देगा एनपीटी का पालन करने का भरोसा। परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन या हासिल करने पर रोक रहेगी। ईरान की गई सीज की गई संपत्ति का आधा हिस्सा अमेरिका रिलीज करेगा। ईरान को करीब $12 बिलियन की राशि दी जाएगी। ईरान के तेल गैस कारोबार से सैंक्शन हटाए जाएंगे। लेबनान से इजरायली सेना की वापसी का प्लान बनेगा और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा। अब आइए थर्ड फेज पर। समझौता होने के 60 दिन में तीसरा फेज लागू होगा। आपसी सहमति से सीजफायर को आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान की बाकी फ्री संपत्ति को भी अमेरिका रिलीज करेगा। ईरान को बाकी बचे $12 बिलियन की राशि भी दी जाएगी और ईरान में पुनर्निर्माण के लिए प्लान भी पेश करेगा अमेरिका और करीब $300 बिलियन का निवेश कर सकता है अमेरिका। पुनर्निर्माण फंड का कुछ हिस्सा खाड़ी के देश भी देंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर विस्तार से चर्चा होगी। परमाणु केंद्रों और यूरेनियम संवर्धन पर भी चर्चा होगी। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर बात होगी और अंतिम समझौते को लागू करने पर नजर रखने की प्रक्रिया पर बात होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अंतिम समझौते को मंजूरी दी जाएगी। ये शर्तें कभी थी नहीं इजराइल अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के कनपटी पर बंदूक रखकर सारी शर्तें डलवाई हैं। और जिन बराक ओबामा को डोनाल्ड ट्रंप बार बार कोसते थे और जो खुद की डील को महाडील बता रहे हैं, उसके बेसिक अंतर को आप देख लीजिए कि ओबामा की और ट्रंप की महाडील में अंतर क्या है, समझौते में अंतर क्या है। जेसीपीओए में 6 वर्ल्ड पावर थे और से यूरोपीय यूनियन का सपोर्ट भी हासिल था। ट्रंप की 2026 की डील एकदम अलग है। इसमें कोई नहीं, यहां तक कि इजराइल भी नहीं है। सिर्फ अमेरिका है, सिर्फ ट्रंप है और यह अमेरिका ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था है। इस डील में पाकिस्तान मध्यस्थता, इजराइल को पता नहीं। परमाणु मुद्दा भी हवा हवाई हो चुका है। ओबामा की जेसीपीओ में सेंट्रीफ्यूज असल में नष्ट किए गए थे। जेसीपीओए में समझौते में ईरान में जाकर निरीक्षण का प्लान था। ट्रंप के समझौते में 60 दिन तक इस बातचीत का एक तरह से प्रस्ताव रखा गया है। कोई निरीक्षक नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई सेंट्रीफ्यूज हटाने की बात नहीं है। जबकि ईरान के पास अभी भी 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है और ईरान अभी भी परमाणु हथियार बनाने से महज चंद कदम दूर है। अब पैसे का खेल भी देख लीजिए। एक तो अमेरिका पिटा भी, उसके बाद सरेंडर भी कर गया और पैसे भी देगा। ट्रंप की डील में ईरान के लिए $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज है। 2015 में ओबामा ने $150 अरब फ्री संपत्ति रिलीज करने की बात कही थी। जेसीपीओए डील के समय रिपब्लिकन हल्ला मचाते रहे। अब ईरान को परमाणु पैकेज का करीब पुनर्निर्माण पैकेज का करीब दोगुना दिया जा रहा है, लेकिन ट्रंप इसे जीत बता रहे हैं। वो कैसे ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही समझा सकते हैं। ट्रंप ने क्या कहा? ओबामा डील की जेसीपीओ की जो डील थी वो बहुत खराब थी। जेसीपीओ समझौते में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक मामला सीमित था। मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रॉक्सी की बात नहीं थी। ट्रंप की डील में इन मुद्दों को बाद में शामिल करने की बातचीत कही गई। ओबामा ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप के इस डील पर खुद पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने रिएक्शन दिया। ओबामा ने तंज कसते हुए कहा कि जो भी डील होगी शायद बेहतर होगी। जो भी डील सामने आएगी वो 2015 की डील से बेहतर होगी या अलग होगी। जिसे हमने बनाने में इतना समय लगाया था उसे तोड़ा गया और फिर उसी डील को साइन किया जा रहा है। तो अब सवाल क्या है? ओबामा की डील बेहतर या ट्रंप की डील बेहतर? अमेरिका ने जेसीपीओए समझौते का ही नकल किया है इस बार भी। 2026 की बातचीत का ढांचा जेसीपीओए जैसे मुख्य समझौते की नकल करता दिखता है। प्रतिबंधों में राहत के बदले एनरिचमेंट पर सीमाएं हैं।
ये एक विडंबना है जो इतिहास लिखेगा। ट्रंप ने 2018 में जब JCPOA तोड़ी थी, तर्क यह था एक कमजोर डील है, ईरान को परमाणु बनाने से नहीं रोक सकते, अगर मैं बेहतर डील लाऊंगा तो। उन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव डाला, एक युद्ध लड़ा, होर्मुज बंद हो गया और आखिरकार जो डील मेज पर है उसमें परमाणु मुद्दा अनसुलझा हुआ है। यूरेनियम भंडार बरकरार है, कोई निरीक्षक नहीं है, भारी भरकम वित्तीय पैकेज भरपाई के तौर पर अमेरिका दे रहा है और सबसे बड़ी बात, ईरान का रिजीम जो इंटैक्ट है और मुस्तफा खामनेई ही वहां के सुप्रीम लीडर है। यानी जो होर्मुज की 2015 की परमाणु डील में सालों लगे हल करने में, अब उसे 60 दिन में हल करने की चुनौती है। ओबामा ने कहा था जो पहले था वही आएगा। ट्रंप ने जो हासिल किया है वो अनिवार्य रूप से JCPOA जैसा ही है। फर्क बस यह है कि ओबामा ने बिना युद्ध के ये डील हासिल की थी और ट्रंप ने इस युद्ध में पिटने के बाद ये डील हासिल की है। नए डील में क्या है ये भी जान लीजिए। होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलेगा। अब मुझे कोई ट्रंप से यह पूछ के बता दे कि होर्मुज स्ट्रेट बंद कब था। 28 फरवरी तक तो होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ था। कह रहे हैं जहाजों के लिए खुल जाएगा। अरे भाई साहब, जहाजों के लिए खुला हुआ था होर्मुज स्ट्रेट, बदले में अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। तो अमेरिका नाकेबंदी लेके बैठा ही क्यों? क्योंकि होर्मुज बंद था और होर्मुज 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था। अमेरिका कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक पहलू है। तो कोई अमेरिका या ट्रंप से यह पूछ ले कि जब आपको हमला करना था तो आपके पास प्लान बी क्यों नहीं था? क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही आप अटैक करोगे हम आपके होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। दूसरी तरफ जिस ईरान को 1979 से अमेरिका अब तक इकोनॉमिकली चोक करता रहा है, उसको आर्थिक राहत देने के लिए तैयार है। यानी ईरान और पावरफुल हो जाएगा। अगर ईरान और पावरफुल हो गया तो वो तो मिडिल ईस्ट में और इजराइल में और लकड़ी करेगा। वो अपने इस पैसे का इस्तेमाल अपने प्रॉक्सीज को मजबूत करने के लिए करेगा। हुती को पैसे देगा, हिजबुल्लाह को पैसे देगा, हमास को पैसे देगा। अमेरिका कैसे रोक लगाएगा? फिर अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अमेरिकी ईरानी तेल निर्यात से सैंक्शन भी हटाएगा। तेहरान फिर से तेल बेच सके और अपने देश का विकास कर सके। इसकी क्या गारंटी है कि तेहरान सिर्फ विकास करेगा? तेहरान हथियार नहीं बनाएगा और तेहरान ऐसे हथियार नहीं बनाएगा जो डायरेक्ट अमेरिका तक पहुंच सके, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि डील में इस चीज की बात ही नहीं है मिसाइल प्रोग्राम की। अब एक और मसला आपके सामने रखते हैं। फ्रीज की हुई संपत्ति को अमेरिका रिलीज करेगा। 24-25 अरब डॉलर की फ्रीज की हुई संपत्ति रिलीज करेगा। स्टेप बाय स्टेप, 2 स्टेप में ये पैसे रिलीज किए जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यूरेनियम संवर्धन को आगे नहीं बढ़ाएगा, नई परमाणु सुविधाओं का विस्तार नहीं करेगा। 60 दिनों की बातचीत है। यह MOU अंतिम परमाणु डील नहीं है। दोनों पक्ष 60 दिन तक बातचीत करेंगे, जिसमें यूरेनियम, मिसाइल और बाकी मुद्दों पर बात होगी। इसकी क्या गारंटी है जो ईरान 110 दिन की लड़ाई के बाद, इजराइल और अमेरिका जैसी ताकत का सामना करने के बाद भी अपने मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ, वो 60 दिन में बगैर युद्ध के मान जाएगा? ईरान तो सीना ठोक कर कहेगा कि आइए लड़ लीजिए, देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, दो हाथ कर लेते हैं। क्योंकि ईरान ने इस जंग में वो रास्ता दुनिया को दिखा दिया है जिससे अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी लोहा लिया जा सकता है। ओबामा की डील ने छोटी अवधि के लिए सही, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका तो सही। ईरान के न्यूक्लियर केंद्रों में IAEA के परीक्षण तो किए गए, लेकिन इस समझौते में लंबे समय की कमजोरियां छोड़ दी गई। इसलिए ईरान को मौका मिलते ही उसने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान का न्यूक्लियर डस्ट भी समय के साथ उठाकर ले जाएगा। ओबामा की नीतियों ने ईरान पर दबाव तो बनाया, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका। ईरान ने दबाव साहब प्रतिक्रिया दी, जिससे तनाव बढ़ा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की सख्ती ने ईरान को कमजोर जरूर किया, जबकि ओबामा ने समझौते से अस्थायी नियंत्रण हासिल किया था। ओबामा की डील कूटनीति की मिसाल थी। ट्रंप की नीति
सरेंडर की नीति है और ईरान दोनों मामलों में पूरी तरीके से नहीं झुका। वो अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और परमाणु महत्वाकांक्षा को बनाए रखने में कामयाब रहा। लेकिन 2026 में हुए ईरान और अमेरिका के समझौते से मिडिल ईस्ट का परमाणु परिदृश्य बदल सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ईरान का परमाणु मुद्दा आज भी बहुत जटिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान के सामने ट्रंप ने कंप्लीट सरेंडर डील की है। अमेरिका ईरान में रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 अरब देने के लिए तैयार है। सोचिए, जो ट्रंप ये कहते रहे कि ईरान को घुटनों पर लाएंगे, वही ट्रंप घुटनों पर जाकर ईरान को पैकेज देने के लिए तैयार हैं, ईरान पर सैंक्शन हटाने के लिए तैयार हैं, ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार हैं और इसलिए ट्रंप का विरोध हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में नारेबाजी हो रही है। लोगों ने कहा हम टैक्स का पैसा ईरानियों के लिए क्यों दें, वो भी तब जब अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। खबर है कि इस विरोध का पता जैसे ही ट्रंप को लगा, ट्रंप ने आनन फानन में कहा कि ईरान को $1 भी अमेरिका नहीं देने जा रहा है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप एक चक्रव्यूह में घिर गए। अमेरिका इजराइल ने ईरान को मामूली देश समझकर जंग का आगाज किया, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो कोई मामूली देश नहीं है। उसके पास हथियार है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास इक्विपमेंट्स हैं और वो अमेरिका को भी सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकता है। अपनी सेना और जनता के जोश और जज्बे के साथ ईरान ने वो लड़ाई लड़ी जिसे दुनिया के ज्यादातर देश हार जाते हैं, लेकिन ईरान इसमें जीत गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जंग में लूजर के तौर पर खड़ा है और इसको कहने की वजह क्या है, जल्दी से आपको वो मोटे मोटे मुद्दे बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ। अमेरिका नाकाम रहा, इजराइल नाकाम रहा। आयतुल्लाह अली खामनेई के बावजूद ईरान मजबूत हुआ। मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। मुस्तफा की सरपरस्ती में ईरान ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। अमेरिका के करोड़ों के हथियार और सैन्य साजो सामान नष्ट हुए। 50 से ज्यादा ड्रोन, एयरक्राफ्ट कैरियर, अवैक्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर सब होर्मुज में तबाह हो गए। होर्मुज स्ट्रेट को हिला नहीं पाया अमेरिका। ईरान का कब्जा बरकरार रहा। ईरान होर्मुज में सुविधा देने के नाम पर अब फीस वसूलने की बात कर रहा है। जंग के बाद ईरान को एक आय का स्थायी जरिया मिल सकता है। ईरान से जंग के दौरान अमेरिका अकेला रह गया। यूएस की अपील के बावजूद नेटो मदद के लिए सामने नहीं आया। खाड़ी देशों में अमेरिकी साजो सामान को, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ईरान ने खाड़ी देशों के अहम अमेरिकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। वहीं खबर यह भी है कि ईरान से सारा सैंक्शन हटाया जा रहा है। इसी वजह से ईरान डील पर सहमत हुआ है, जिसपे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये वो सभी देश हैं जो ईरान से सैंक्शन हटाने जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं देंगे तो फिर से विवाद होगा। और इस डील पर जेडी वांस का क्या बयान आया, आपको सुनवाते हैं। The president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way, and now it's really up to the Iranians. तो अमेरिका के सरेंडर की पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी। अमेरिका और इजराइल में तनातनी चल रही है। अमेरिका ने ईरान से डील कर ली, लेकिन नेतन्याहू को ये पसंद नहीं आया। नेतन्याहू को ये राहत नहीं, आफत ज्यादा दिख रही है। किस तरह से नेतन्याहू इस डील से बेचैन है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस डील में अमेरिका ने ईरान को कई राहतें देने की बात कही, लेकिन इस डील में नेतन्याहू को कई दिक्कतें हो रही हैं। नेतन्याहू ने कहा डील की बात तो ठीक है, लेकिन अगर इजराइल को कहीं भी खतरा दिखेगा तो इजराइल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। और हम अमेरिका के डील को नहीं मानते। ट्रंप प्रशासन को यह डर है कि कहीं जिनेवा में हस्ताक्षर होने से पहले ईरान ने या फिर इजराइल ने अगर ईरान या लेबनान में फिर से एक्शन शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। वैसे लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। ट्रंप के वार्न करने के बावजूद इजराइल रुका नहीं है। तो क्या फिर से इजराइल शांति वार्ता को डिरेल कर देगा? ट्रंप ने यह तक कहा है कि अमेरिका के बिना इजराइल का अस्तित्व नहीं है। इजराइल ने जवाब दिया है कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। तो क्या अमेरिका इजराइल में दुश्मनी की शुरुआत हो रही है? चलिए सबसे पहले जानते हैं ईरान डील पर इजराइल का रुख क्या है।
महाडील ट्रंप का है, इजराइल का नहीं। यह साफ तौर पर जवाब आया है तेल अवीव से। उन्होंने कहा कि उनकी और ट्रंप की राय हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खुद फैसले लेने में सक्षम है। नेताओं ने साफ किया, समझौता इजराइल का नहीं है। इजराइल अपनी सुरक्षा करने के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। नेताओं ने कहा, समझौता हो या ना हो, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान को परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं करने देंगे। नेताओं ने कहा, सुरक्षा के लिए क्षेत्र में सेना की तैनाती हमेशा रहेगी। गाजा, लेबनान और सीरिया के सुरक्षा क्षेत्रों में जवान मौजूद रहेंगे, यानी कि नेतन्याहू लेबनान से सेना वापस नहीं बुलाएंगे, जो कि डील के खिलाफ है। जबकि अमेरिका ने ईरान के साथ जो डील की है, उसके मुताबिक लेबनान में मौजूद सेना को इजराइल को वापस बुलाना होगा। इजराइल ने इसे साफ इनकार कर दिया है। अब नेतन्याहू का रुख तो क्लियर है। ये कहीं से डील में शामिल होते नहीं दिख रहे। नेतन्याहू की आवाज में बगावत है, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के खिलाफ। असली झगड़ा लेबनान में आकर फंसा हुआ है। डील की अहम शर्त यह है कि ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान से अपनी सेना हटाए और हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे। इजराइल ने सीधे मना कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने साफ कहा है कि हम लेबनान, सीरिया और गाजा में सेना वापस नहीं बुलाएंगे। यह इजराइल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से है। हम अपनी सुरक्षा हितों से समझौता नहीं कर सकते। उधर नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि इजराइल खुद को लेबनान वाली शर्त से बाध्य नहीं मानता है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हम किसी भी ऐसे समझौते को नहीं मानेंगे जो हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारी स्वतंत्र कार्रवाई को सीमित करे। यानी कुल मिलाकर समझौते को मानने से इजराइल साफ मना कर चुका है। अमेरिका को आंखें दिखा रहा है इजराइल। इन सब के बीच इजराइल और अमेरिका में एक और वाकया हुआ। बेन गवीर का वीजा अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने उनसे कहा कि अभी आपको वीजा के लिए परमिशन नहीं है। यह बता रहा है कि कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है, अमेरिका वर्सेस इजराइल। बेन गवीर को अमेरिकी दूतावास ने अपने फिंगरप्रिंट देने के बाद कहा कि उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी है। यह कोई साधारण कूटनीतिक खबर नहीं है। यह अमेरिका का संदेश था कि डील के बीच में अगर कोई कूदा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को लगता है कि इजराइल खेल बिगाड़ सकता है, शांति की राह खराब कर सकता है। उधर वीजा नहीं मिलने के बाद बेन गवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता। हम नहीं मानते अमेरिका का समझौता, हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कहते हैं जैसे ही डील की बात सामने आई, इजराइल के भीतर ज्वालामुखी फटा। डील की खबर सामने आते ही इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भूचाल आ गया। इजराइल के हर राजनीतिक दल के लोग दाएं से लेकर बाएं तक इस डील के लिए इजराइल को दोषी ठहरा रहे हैं और उसका सारा गुस्सा, सारा आरोप एक ही शख्स पर मढ़ रहे हैं। उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने इजराइल के सरकारी टेलीविजन पर कहा कि इजराइल के नेतन्याहू के घमंड और अंधेपन की कीमत चुका रहा है। ईरान मजबूत होकर निकला और इजराइल कमजोर होकर निकला है। यह नेतन्याहू के रणनीतिक में फलता है कि वो हार गए हैं। विपक्ष के नेता यायर गोलान ने नेतन्याहू को कमजोर, बीमार और अलग थलग और प्रभावहीन नेता बताया है। यहां तक कि नेतन्याहू के करीबी मीडिया ने भी बगावत कर दी है। इजरायली मीडिया ने ट्रंप को हारा हुआ और जेडी वेंस को कमीना तक कह दिया है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बारे में तो एक यहूदी विरोधी गाली का भी इस्तेमाल किया गया। अब ईरान की शर्तों पर फाइनल साइन होने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है। कैसे? बेंजामिन नेतन्याहू बैकफुट पर हैं और अमेरिका और इजराइल की तनातनी बढ़ती जा रही है, यह भी देख लीजिए। ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई, यह सबसे बड़ा सेटबैक है। प्रतिबंध हटने से ईरान आर्थिक रूप से मजबूत होने लगेगा। हिजबुल्लाह, हमास और प्रॉक्सी गुट और हमलावर हो जाएंगे। पश्चिम एशिया में इजराइल की कूटनीतिक पकड़ कमजोर होगी। अब्राहम अकॉर्ड धराशायी होगा। इजराइल के सैन्य विकल्प पर अमेरिकी रोक लग जाएगी। ईरान पर विफलता राजनीतिक करियर के लिए नेतन्याहू के लिए घातक है। समझौते से ईरान मजबूत होगा और नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।